आप में से हर किसी ने जब भी फास्ट फूड या फिर लंच करते हुए सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूर पिया होगा, चाहे वो पेप्सी हो, 7 अप हो या फिर मिरिंडा। और बच्चों में तो ये और भी ज़्यादा फेमस है। क्यों नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक फिजी, रिफ्रेशिंग, शुगरी ड्रिंक्स होती है। लेकिन हमारे इंडिया में एक कंपनी ने पेप्सी की प्रोडक्शन में मोनोपोली हासिल कर ली है, VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। लेकिन मज़े की बात है, आप में से ज़्यादा लोग इस कंपनी के बारे में नाम भी नहीं सुना होगा। ये 30 साल पुरानी कंपनी का रेवेन्यू 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और इनका प्रॉफिट 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा। FMCG ग्रुप में इन्हें वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल कंपनी माना जाता है, जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इस वजह से रवि जयपुरिया को कोला किंग ऑफ इंडिया बोलते हैं, मेकिंग हिम वन ऑफ द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑन फोर्ब्स लिस्ट विद अ नेटवर्थ ऑफ ओवर $11 बिलियन। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्यों वरुण बेवरेजेस पेप्सी की प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करती है, खुद पेप्सी क्यों अपनी बॉटलिंग प्लांट क्यों नहीं इंस्टॉल करती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वरुण बेवरेजेस की शुरुआत कैसी हुई। देखो, रवि कोई मॉडर्न एज टेक एंटरप्रेन्योर नहीं है, आजकल के स्टार्टअप वर्ल्ड की तरह। उनका जन्म एक मारवाड़ी फैमिली बिजनेस में हुआ था। उनके फादर चुन्नी लाल जयपुरिया 1960s में उनके पास कोको कोला की बॉटलिंग फ्रेंचाइजी थी और उस टाइम पे कोको कोला ग्लोबल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे थे। उस टाइम पे चुन्नी लाल जयपुरिया ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया कोको कोला के साथ और उस वक्त पे मार्केट में कोई कंपटीशन भी नहीं थी, क्योंकि पेप्सी की ऑफिशियली इंडिया में एंट्री नहीं हुई थी। और बस क्या, कोको कोला ने इंडियन मार्केट को कैपिटलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनी जैसे IBM या फिर कोको कोला जैसी कंपनीज में स्टेक्स चाहिए थे। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी कि कंपनी कैसे फंक्शन करे उसका डिसीजन गवर्नमेंट ले, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। बेसिकली वो चाहती थी कि लोकल कंपनीज को ज़्यादा सपोर्ट मिले, ना कि फॉरेन कंपनीज को। एग्जाम्पल के तौर पे कोको कोला को अपनी फैक्ट्री के लिए वाटर सप्लाई की कोई कमी नहीं थी, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा कोको कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करनी थी। इस वजह से लोकल इंडियंस को वाटर की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट की वन ऑफ द हेटेड कंपनीज कोको कोला बन गई। लेकिन उस टाइम की सोशलिस्ट गवर्नमेंट की माने तो कोई भी फॉरेन कंपनी 40% से ज़्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकती। मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोको कोला को अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बतानी पड़ेंगे, जो वो कभी होने नहीं देंगे। 1977 में जब इंडिया में इमरजेंसी हुई, उसके बाद कोको कोला ने इंडिया छोड़ दिया। उसके बाद चुन्नी लाल जयपुरिया ने उस टाइम की लोकल ब्रांड थम्स अप को बेचना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि कुछ टाइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जब लाइसेंस राज हटाया 1993 में, कोको कोला ने थम्स अप को खरीद लिया $60 मिलियन में। इस दौरान उनके बेटे पढ़ाई करने न्यूयॉर्क गए थे। उसके बाद वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में बस गए। लेकिन 1985 में एक प्लेन क्रैश में उनकी वाइफ धारा जयपुरिया की मौत हो गई। इसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। उसके बाद उनके फादर ने जब 3 बेटों को बिजनेस डिवाइड किया तो रवि को विरासत में आगरा में एक बॉटलिंग प्लांट मिली। जब पेप्सी को अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही थी, तभी रवि ने 1991 में पेप्सिको की बॉटलिंग फ्रेंचाइजी ली। उन्होंने RJ ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें वरुण बेवरेजेस और दिव्यानी इंटरनेशनल जैसी कंपनी शामिल है। वरुण बेवरेजेस पेप्सी कंपनी की सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, जिसमें मिरिंडा से लेकर के स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक्स भी बनती हैं। और उनकी दूसरी कंपनी दिव्यानी इंटरनेशनल के अंडर फूड चेन जैसे यम, KFC, कोस्टा कॉफ़ी जैसे ब्रांड शामिल है। लेकिन आज हम सिर्फ VBL यानी वरुण बेवरेजेस के बारे में बात करेंगे। देखो, अब बात ऐसी है कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज होती है, वो चाहे पेप्सी या कोको कोला, इनका प्रोडक्ट, इनके डिज़ाइन, इनके रेसिपी सब यही बनाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो थर्ड पार्टी से करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि इन्हें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगेन कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाए तो फॉरेन कंपनी की इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए। वरुण बेवरेजेस के लिए पेप्सी मार्केटिंग करती है, उन्हें उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताती है और ट्रेडमार्क लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ऑन द अदर हैंड VBL उनको एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देंगे, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन और वेयरहाउस की सप्लाई को मेंटेन भी करेंगे। जितना VBL को पेप्सी की ज़रूरत है, उतना पेप्सी को VBL की, या फिर ऐसा बोल सकते हो मैच मेड इन हेवन। VBL के पास 33 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 27 स्टेट में। इस वजह से 90% से भी ज़्यादा
पेप्सी की इंडिया में सेल अकेले VBL ही करते हैं। 2016 से 2024 तक ऑलमोस्ट डबल का इंक्रीज है। 2016 में VBL की पेप्सी की सेल 45% थी। अभी वही सेम कंपनी मोर देन 90% सेल करती है पेप्सी की बॉटल। अगर आप पेप्सी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कोको कोला को देखेंगे तो उन्हें 10 से भी ज़्यादा बॉटलर के साथ काम करना पड़ता है। वहीं पे पेप्सी के पास सिर्फ एक मैसिव जाइंट प्रोडक्शन कंपनी वरुण बेवरेजेस है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि VBL को पेप्सी की ज़रूरत नहीं, पेप्सी को VBL की ज़रूरत है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वरुण बेवरेजेस को मोनोपोली चाहिए इस इंडस्ट्री में। वो मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने 1800 करोड़ में पेप्सी की बॉटलिंग फैक्ट्री खरीद ली। और बस यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने पेप्सी की और भी ओवरसीज अफ्रीकन मार्केट्स जैसे मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे या फिर साउथ एशियन कंट्रीज श्रीलंका, नेपाल में भी इनका बॉटलिंग प्लांट है। अब इनकी कंपनी की 20% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आती है। पिछले डिकेड में एवरेज कंपाउंडेड सेल 22% से मेंटेन कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह है उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब पेप्सी की बॉटल से लेकर कॉरुगेटेड बॉक्स तक हर एक चीज़ वरुण बेवरेजेस का कंट्रोल है और इनका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाई है कि क्या बोलूँ। कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप। अगर आप जूस या फ्लेवर्ड ड्रिंक्स की बात करें तो ट्रॉपिकाना, स्लाइस या फिर एनर्जी ड्रिंक गेटरोड भी शामिल है। लेकिन लिस्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको पैकेज वाटर ड्रिंक या फिर आइस टी चाहिए, वो भी मौजूद है इनकी लिस्ट में। जो सबसे बड़ी मोनोपोली प्रोडक्ट है वो है स्टिंग्स ने मार्केट की सारी एनर्जी ड्रिंक्स को बीट करके इंडिया में 90% मार्केट शेयर हासिल कर ली। पेप्सी की अच्छी मार्केटिंग और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी की वजह से स्टिंग्स ने इंडियन एनर्जी ड्रिंक के मार्केट को कैप्चर कर लिया। बट VBL की अच्छी सेल की ग्रोथ के पीछे उनकी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन और बड़े वेयरहाउस हैं। उतना ही हेल्पफुल उनकी ब्रांडेड फ्रिज। इस वजह से जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले तो कर पाएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है उन्हें सिर्फ पेप्सी की ही प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करनी पड़ेगी। अभी तक VBL ने 10 लाख से भी ज़्यादा पेप्सी की फ्रिज को मार्केट में इंस्टॉल कर दिया है। अब इंडिया की कंजप्शन सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में काफ़ी कम है अगर हम दूसरे कंट्री जैसे US से कंपेयर करें तो, लेकिन बढ़ती हुई कंजप्शन और अर्बनाइजेशन की वजह से VBL की सेल्स फ्यूचर में इंक्रीज होने की चांसेस ज़्यादा है। 2016 में जब इनका IPO आया था तब से लेकर अब तक इन्होंने 18 गुना का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और इसकी वजह से पिछले साल रवि जयपुरिया की नेटवर्थ 48,000 करोड़ रुपए से बढ़ गई। उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से भी अवार्ड मिला। अब रवि जयपुरिया की बढ़ती हुई उम्र की वजह से उन्होंने अपना सक्सेसर प्लान कर लिया है। आगे उनकी इस बिजनेस को कौन लीड करेगा और इसकी फ्यूचर प्लानिंग। इसमें इनके बेटे को विरासत में फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस मिला है, जिसमें VBL और देवयानी फ्रूट्स शामिल है, और उनकी बेटी को हेल्थ केयर का बिजनेस मिला है। जब वरुण अपनी पढ़ाई पूरी करके ब्रिटेन से लौट रहे थे, उन्हें श्रीलंका में उनकी बॉटलिंग बिजनेस को संभालने का काम दिया गया। अभी उनकी पोजीशन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है VBL में। अब वो तो समय बताएगा कि वो आगे कैसे परफॉर्म करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये समझिए इस वीडियो में कि मार्केट में एक अच्छी प्रोडक्ट से ज़्यादा एक कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन में कैपिटलाइज करना पड़ेगा अगर वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं। बेसिकली जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, अगर आप उनके बैक साइड में देखोगे तो शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पेप्सी हो या कोको कोला। एट द एंड ऑफ द डे वो चीनी पानी बेच रहे हैं, या फिर मैकडॉनल्ड्स जो अपने बन के बीच में आलू की टिक्की। इनमें से हर एक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन को कैपिटलाइज कर दिया है, जिस वजह से उनको मार्केट में मोनोपोली हासिल हुई है।